हेलो स्टूडेंट्स, अपन कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले अध्याय को पढ़ रहे थे। तो परमाणु संरचना वाले अध्याय में हमारा बोर का मॉडल चल रहा था। बोर के मॉडल से संबंधित अपन जानकारियां इसमें जो है निकाल रहे हैं। अब देखिए, बोर के मॉडल से संबंधित जो है एक इसमें आता है रिडबर्ग सूत्र। बोर के मॉडल से संबंधित आता है रिडबर्ग सूत्र। अब बेटा, रिडबर्ग सूत्र क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें अपने को इसमें पढ़नी है। अच्छा, इसको अपन एक प्रश्न के रूप में भी पढ़ते हैं कि सिद्ध करिए कि बोर का परमाणु मॉडल, सिद्ध करिए कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। इसे हम एक प्रश्न के रूप में भी देखते हैं। अगर हम इसको प्रश्न के रूप में लिखें तो प्रश्न क्या बनता है, सिद्ध करो कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या में सफल है। यह हमारा एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल किया जाए या रिडबर्ग सूत्र निकाला जाए, एक ही बात है। देखिए, इसको अपन हल कैसे करते हैं। ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन परमाणु है। ये बेटा हाइड्रोजन के परमाणु में कई सारी कक्षाएं हैं और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने बोर मॉडल में तीसरी परिकल्पना पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी होता है और ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन वापस ऊर्जा को त्याग करके पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट के आता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए अस्थायी होते हैं और इसके कारण से इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर गया था उतनी ऊर्जा को त्याग करके वापस अपनी मूल अवस्था में लौटकर आता है। तो ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊर्जा, ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में है और ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में चला गया। अब वापस क्या करेगा, ये तृतीय कक्षा से वापस ये प्रथम कक्षा में लौटेगा। तो ग्रहण की गई ऊर्जा और त्यागी गई ऊर्जा, जितनी ऊर्जा लेकर के ऊपर जाएगा उतनी ऊर्जा को त्याग करके वापस मूल अवस्था में लौटेगा। तो ग्रहण की गई ऊर्जा या त्यागी गई ऊर्जा कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊर्जा डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। अब इसमें E2 क्या है, E2 है उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और E1 है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1। अब बेटा, ऊर्जा को निकालने के लिए सूत्र क्या है, ऊर्जा निकालने का सूत्र अपन ने जो है बोर मॉडल के माध्यम से ही निकाला था। उसके लिए अपन ने बोर की कई परिकल्पनाओं का प्रयोग किया था।
2 पाई स्क्वायर Me4H² माइनस का 2 पाई स्क्वायर Me4H² इंटू Z² अपॉन N²। ये बेटा किसी कक्षा की ऊर्जा को, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो अब इसमें मान लीजिए उच्च कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है, यानी E2 का मान निकालना है। पहले E1 का निकालते हैं। E1 का मान हुआ आपका 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H² इंटू हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम Z का मान 1 रख सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो हाइड्रोजन के अनुसार चल रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए हम परमाणु क्रमांक Z का मान 1 रख सकते हैं। Z = 1। किसके कारण से? क्योंकि हाइड्रोजन तत्व हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो 1/N1²। निम्न ऊर्जा के लिए हमने N का मान क्या मान लिया? N1। N का मान N1 कक्षा की ऊर्जा। फिर E2 माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H²। अब N की जगह हो जाएगा आपका N2²। तो ये तो हो गया बेटा E1, ये हो गया आपका E2। अब मानों को रख लीजिए। अच्छा, E का मान अपन प्लांक, मतलब अपन ने जो है ये भी पढ़ा था कि जो बोर का मॉडल होता है प्लांक सिद्धांत को अपने अंदर समाहित करता है। तो प्लांक सिद्धांत के अनुसार E का मान क्या हो जाएगा? E होता है आपका hν। पहले अपन चलो इसको आगे लिख लेते हैं, डेल्टा E। अब देखिए E2 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H² इंटू 1/N2²। ये तो हो गया आपका E2 का मान, E2 वाला मान, माइनस अब हमें रखना है E1 का मान। E1 का मान 2 पाई स्क्वायर Me4 H² 1/N1²। अब इसके बाद में जो है हमें इसमें से कॉमन करना है। कॉमन क्या करेंगे? कॉमन करने से पहले हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं, डेल्टा E की जगह क्या रख सकते हैं? hν। ये आपके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, जो कि बोर ने भी अपने मॉडल के अंदर जिसको माना था। अब इसमें आप कॉमन कर लीजिए 2 पाई स्क्वायर Me4 को, 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H²। ये कॉमन हो गया। अब बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/N1², इसको हमने पहले लिख दिया। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस का 1/N1² हमने पहले कर दिया और माइनस का 1/N2² हमने पीछे लिख दिया। अब न्यू की जगह हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका H। न्यू की जगह हो सकता है C/λ। न्यू होती है तरंगावृत्ति और तरंगावृत्ति बराबर होती है तरंग वेग अपॉन तरंग दैर्घ्य। 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब बेटा इसमें 1/λ, H और C का हम कर रहे हैं पक्षांतरण। 2 पाई स्क्वायर Me4 H³ C। ये H इधर आ जाएगा, पहले स्क्वायर था, एक H और बढ़ गया, क्यूब हो जाएगा। C भी इसके साथ आ जाएगा।
अब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बेटा देखो बहुत सारे स्थिरांक दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसके अंदर। पाई हो गया 3.14, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, आवेश हो गया 4.8 × 10⁻10 ESU, h हो गया प्लांक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और c हो गया प्रकाश वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये सारे स्थिरांक हैं, और जब हम इन सारे स्थिरांकों को हल करते हैं, स्थिरांक में 2π² me4 h³c, तो इन सभी स्थिरांकों को मिलाकर के एक नया स्थिरांक दिया जाता है r। r का मतलब होता है रिडबर्ग स्थिरांक। r को बोला जाता है रिडबर्ग स्थिरांक, और ये जो रिडबर्ग स्थिरांक होता है इसका मान जो है गणना द्वारा प्राप्त मान आता है ये गणना द्वारा प्राप्त रिडबर्ग स्थिरांक का मान। तो अपन इस पूरे स्थिरांक के स्थान पर केवल क्या रख सकते हैं, r। तो हमारा फॉर्मूला हुआ 1/λ, या हम उसको न्यू बार भी कह सकते हैं। 1/λ कहलाता है तरंग, इसमें तरंग संख्या, और तरंग संख्या को आप व्यक्त करते हैं न्यू बार के माध्यम से, इज इक्वल इस पूरे स्थिरांक के लिए आपने लिख दिया केवल r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये बेटा रिडबर्ग सूत्र कहलाता है। इस सूत्र को आप बोलते हैं यहां पर रिडबर्ग सूत्र। अब बेटा हमारा प्रश्न था कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। अब हम इसके सूत्र से हम इस बात को कैसे समझें। देखिए, इस सूत्र की स्थापना के लिए हमने बोर की समस्त परिकल्पनाओं का प्रयोग कर लिया। ये बोर की तरतीब परिकल्पना हो गई। फिर आपने जो है E का मान h न्यू रख दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया जो कि बोर ने माना, चौथी परिकल्पना थी बोर की। फिर जो है हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने के लिए प्रथम परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना, सारी परिकल्पनाएं काम में, मतलब कुल मिलाकर के जो सूत्र आपका निकाला गया है, इस सूत्र को निकालने के लिए बोर की समस्त परिकल्पनाओं का प्रयोग किया गया। सूत्र को निकालने के लिए बोर की सभी परिकल्पनाओं का प्रयोग किया गया। अब ये जो अपन मान देख रहे हैं, ये रिडबर्ग स्थिरांक का जो मान आया है, ये मान आया है बेटा गणना द्वारा प्राप्त मान। ये मान आया है गणना से प्राप्त मान, और प्रयोग द्वारा मान जो प्राप्त इसका आता है, ये मान आता है आपका प्रायोगिक मान। ये मान इसका प्रायोगिक मान। तो बेटा प्रायोगिक मान में और गणना के द्वारा प्राप्त मान में आप देख रहे हैं अंतर बहुत कम है। ये गणना से मान आया, ये प्रयोग से मान आया, और दोनों मानों का अंतर जो अपने को दिखाई पड़ रहा है, बहुत कम अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो जब गणना से प्राप्त मान और प्रयोग से प्राप्त मानों में अंतर कम होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे द्वारा की गई गणना है या जो हमारे द्वारा प्राप्त फॉर्मूला है, उससे प्राप्त होने वाला मान हमारा सही मान होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल हुआ। इसको मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए, हम इसमें रिडबर्ग सूत्र को स्थापित करने जा रहे हैं। अब रिडबर्ग सूत्र को स्थापित करने के लिए हम ये पूरी प्रक्रिया इसकी अपनाएंगे। ये आपको एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है
प्रश्न क्या पूछते हैं, सिद्ध करो कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल है। हमने हाइड्रोजन परमाणु को लिया, हाइड्रोजन परमाणु की हमने कई सारी कक्षाओं को प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पर। अब इसमें हाइड्रोजन में एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रथम कक्षा के अंदर पाया जाता है। अब जब हाइड्रोजन परमाणु को कहीं से भी ऊर्जा प्राप्त होगी तो ऊर्जा प्राप्त होने पर हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और उत्तेजित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। कौन से ऊर्जा स्तर में जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई है। लेकिन कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी नहीं होता, यानी जितनी ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है उतनी ऊर्जा को त्याग करके वापस मूल अवस्था में आता है। तो हम कह सकते हैं ग्रहण की गई ऊर्जा या त्यागी गई ऊर्जा डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। E2 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, E1 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब ऊर्जा की गणना करने के लिए हमने सूत्र की स्थापना पहले कर रखी है। E का मान हमने निकाला था -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पहले स्थापित कर चुके हैं। अब इसके बेस पर हम E2 का मान और E1 का मान निकालेंगे। लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z का मान 1, तो Z की जगह पर ने दोनों में क्या कर दिया 1 और 1 कर दिया। तो E1 का मान क्या हुआ 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर इंटू Z की जगह 1 हो गया और n का मान हो जाएगा आपका n1। निम्न ऊर्जा स्तर को हमने व्यक्त किया है n1 के माध्यम से। फिर E2 के लिए -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर इंटू उच्च ऊर्जा स्तर को हमने व्यक्त कर दिया यहाँ पर n2 से। Z का मान यहाँ दिए गए। अब बेटा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। तो पहले तो हमने क्या रखा है इसमें, पहले हमने रखा है आपके E2 का मान, ये E2 का मान हो गया और ये आपका जो है E1 का मान हो गया। ये पूरा E2 हो गया, ये पूरा E1 हो गया। अब हल करने के लिए हम इसमें से 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, इधर तो बचेगा माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर हमने पीछे लिख दिया और इधर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 अपॉन n1 स्क्वायर आगे लिख दिया। ठीक, अब बेटा डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल h न्यू और न्यू को हम लिख सकते हैं C अपॉन लेमडा। अब इसमें C और H दोनों स्थिरांक है, इनको हमने स्थिरांक के साथ ले लिया, पक्षांतरण कर दिया तो h स्क्वायर आपका h क्यूब हो जाएगा और C और आ जाएगा। यहाँ बचा 1 अपॉन लेमडा। अब 1 अपॉन लेमडा जो है इसको अपन बोलते हैं तरंग संख्या, या तरंग संख्या को अपन व्यक्त कर देते हैं न्यू बार से। अब बेटा ये जो सभी राशियां आप देख रहे हैं सभी राशियां स्थिरांक राशियां हैं। तो अगर कोई भी आंकिक प्रश्न आता है और अगर आप सबको हल करने बैठ गए तो आपकी पूरा टाइम जो है इस कैलकुलेशन में निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हल करके रखते हैं। तो इन सभी स्थिरांकों को मिलाकर के एक नया स्थिरांक दिया गया R, और इस R का नाम होता है रिडबर्ग स्थिरांक। और इन सब मानों को रख करके जब कैलकुलेशन की जाती है तो कैलकुलेशन से R का मान आपको मिलता है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मान आपका गणना के द्वारा प्राप्त मान है। जब आप गणना करेंगे इन मानों को रख करके तो आपको R का ये मान प्राप्त हो। अब R का जो वास्तविक मान है, जो प्रयोग द्वारा प्राप्त मान है, वो ये मान होता है। तो R का प्रायोगिक मान और R का गणना के द्वारा प्राप्त मान, दोनों मान लगभग समान आ रहे। और गणना से प्राप्त होने वाला मान और प्रायोगिक मान अगर समान प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि हमारी की गई गणना जो है वो सत्य है, हमारे द्वारा की गई गणना सत्य है, क्योंकि दोनों मानों में क्या दिख रही है, लगभग समानता दिख रही है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रहा। तो ये था भाई रिडबर्ग सूत्र, और रिडबर्ग सूत्र के माध्यम से अपन जो है आपके ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, आवृत्ति की गणना कर सकते हैं, कई प्रकार की गणना अपन जो है इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं।